बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 23 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 22 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली ये चैप्टर में क्या खास बात है, क्या है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। और साथ ही हम अपना जो है वो थ्योरम भी आज एक प्रूफ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम 23.1। ठीक है, तो वो भी हम थ्योरम इसमें प्रूफ करेंगे। तो चलिए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी। Pythagoras, a Greek philosopher and mathematician, was born around 570 BC। ठीक है, ये इस BC में 570 BC में ये पैदा हुए। ठीक है, और he discovered a very important relationship between the sides of right angle triangle। ठीक है, अब इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो डिस्कवर किया। ठीक है, जिसका नाम था राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीजें ली उन्होंने, उनके साइड्स को लिया, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है क्लास, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल लाजमी जो है वो 90 डिग्री का हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके सामने देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ भी है। इसमें देखिए ये वाली जो मेरे पास एंगल है, ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, स्क्वायर बॉक्स बेसिकली बनाया ही जब जाता है जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो। तो 90 डिग्री के एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दिस स्क्वायर बॉक्स से। ठीक है, अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम। अब उसने जो रिलेशनशिप बताई है ट्रायंगल की साइड्स की, वो थ्योरम की शक्ल में बताई है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा जो थ्योरम है ये कहलाता है कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम में रिलेशनशिप उसने क्या बताई है ये देख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की रिलेशनशिप है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये क्या है, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। तो आइए फिगर की तरफ आ जाते हैं। देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एंगल 90 परफॉर्म हो रहा है और ये साइड जो हमारी इस तरह से लेटी हुई है ये, ठीक है ना, ये हमारी कहलाती है बेस। और ये जो परपेंडिकुलर जिस तरीके से ये खड़ी हुई है लाइन, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल को जो शो कर रही है, ये लाइन हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये साइड हमारी बेस है, ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है। और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने एग्जैक्टली जो साइड आपको नजर आ रही है, ये हमारी कहलाती है हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इन्होंने साइड्स में रिलेशनशिप बनाया। किसने, पाइथागोरस, अ ग्रीक फिलोसोफर। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, तो जाहिर है उन्हीं के नाम पर जो है ये थ्योरम बना, तो इसीलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली इस रिलेशनशिप को डेवलप किया, डिस्कवर किया, जिसमें हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर लें इज इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर हम शॉर्टली इसको रिप्रेजेंट करें तो हम शॉर्टली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। तो क्लास अभी हम जो अपने थ्योरम में इसी थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो आ जाते हैं अपने थ्योरम 23.1 की तरफ, जिसमें हम इसी थ्योरम को प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। तो आ जाते हैं थ्योरम 23.1 की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं थ्योरम 23.1 की तरफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये थ्योरम 23.1 एंड 23.2 दो थ्योरम दिए गए आपके इस चैप्टर में, पाइथागोरस थ्योरम में, और दोनों ही थ्योरम बेतहा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल ये जरूर आते हैं, इनमें से कोई एक थ्योरम तो लाजमी आता है, यानी आप ये समझ लेके लाजमी आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसीलिए आपसे बार बार मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत क्या करें, ठीक है ना। हर वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, तो वीडियो को गौर से देखिए, समझिए इस थ्योरम को, ठीक है, और इसको लर्न करने की कोशिश करें। बेसिकली थ्योरम याद करने की चीज होती है, याद किए जाते हैं, जो जो स्टेप यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं उनको याद किया जाता है, लेकिन याद भी जब भी अच्छा होता है जब वो चीज आपको समझ आए। तो पहले थ्योरम को समझिए कि बेसिकली थ्योरम में क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें प्रूव करना है। उसके बाद आपको जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली खुद ही याद होता चला जाएगा, और जितना हो सके थ्योरम को लिखा करें, राइट किया करें, उसे ज्यादा से ज्यादा लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके जहन में बैठता जाएगा। याद की हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज आप लिखकर याद करते हैं ना, वो कभी आप भूलते नहीं है, बहुत अरसे तक वो आपको चीज याद रहती है, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम 23.1। इसमें हमसे कहा जा रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। जी, तो यहां पर बात हो रही है राइट एंगल की, और हमें प्रूव करना है कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बताया था। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल है दूसरी दो साइड्स के सम, ठीक है, दूसरी दो साइड्स के सम का स्क्वायर का अगर हम ऐड करें तो हाइपोटेन्यूज उसके इक्वल है। ये बात हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो देखिए ये आपके सामने फिगर मैंने बना दी है। ये फिगर है हमारी ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये कौन सा ट्राइंगल शो हो रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एंगल हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल अगर किसी ट्राइंगल में शो हो रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्राइंगल हमारा क्या है? वो ट्राइंगल हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और आप देख सकते हैं कि क्या इसकी ये साइड्स हैं AC, BC और AB, ठीक है। और हर साइड्स को देख लीजिए, हमने नाम दिया हुआ है, बल्कि बुक में आपके नाम है। तो देखिए जो कैपिटल A है यहाँ पर, उसके सामने वाली साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो कैपिटल B है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह जो कैपिटल C है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो बाकी चीजें हम फर्दर आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पहले यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए हमें जो है एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC जी। कौन सा ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंगल, ये कितना है? 90 डिग्री का। तो उसमें हम आगे फर्दर और लिख देंगे, इन विच एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ACB किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। तो आगे लिख देते हैं हम, इन विच एंगल ACB is right angle।
आप इसको राइट एंगल भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे 90 डिग्री कहो या उसे राइट एंगल कहें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्लास अब यहां पर आप गौर करें कि मैं बात तो एंगल सी की कर रही हूं ना, तो मैंने तीनों को लिखा, अल्फाबेट को, ए को भी लिखा, सी को भी लिखा, बी को भी लिखा, मतलब मैं यहां पर सिर्फ एंगल सी भी तो लिख सकती थी, ठीक है ना, मैंने ए सी बी क्यों लिखा क्लास, यहां पर सिर्फ एंगल सी भी लिखा जा सकता था, लेकिन वो एक प्रोफेशनली तौर पर एक बेटर अंदाज नहीं है किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का। एंगल ज्यादा अच्छे तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो ये बेटर है, अच्छा तरीका है, ठीक है, पूरी तरह से बात समझ आती है। अब आप कहेंगे कि मिस यहाँ तो तीनों शो हो रहे हैं, ए भी शो हो रहा है, बी भी शो हो रहा है, सी भी हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर तो बात हम एंगल सी की ही कर रहे हैं, सिर्फ बाकी एंगल की तो बात कर ही नहीं रहे ना हम एंगल ए की बात कर रहे हैं ना एंगल बी की बात कर रहे हैं। तो भाई आपको एक बात बता दूं, आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखी होगी ये बात, याद रखिएगा जो अल्फाबेट, जो वेरिएबल हमारा सेंटर में यूज होता है ना, वही उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो उसको हम हमेशा कहां रखेंगे, एट द सेंटर, साइड पे नहीं रखेंगे। ए और बी सिर्फ और सिर्फ एंगल सी को सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली यहां उनका कोई रोल है नहीं। ए सी बी लिखने का मतलब यह है कि क्योंकि बात ट्रायंगल की हो रही है, इसलिए हमने तीनों कॉर्नर को इधर मेंशन किया, ए को भी, सी को भी और बी को भी। इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये जो एंगल हम शो करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली ट्रायंगल का जो है वो एंगल है, लेकिन जिस एंगल की हम स्पेशली बात कर रहे हैं उसको हमने किस में मेंशन किया है, एट द सेंटर। तो जिस एंगल की भी बात हो, जिस एंगल को भी हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसको हमेशा हम कहां रखेंगे, सेंटर में। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे हम ये देख लेते हैं कि हर साइड की मेजरमेंट अलग अलग है, यानी ए सी की मेजरमेंट को हमने बी कहा हुआ है, बी सी की मेजरमेंट को ए कहा हुआ है, जबकि ए बी की मेजरमेंट क्या है, सी है। तो यहां पर हम आगे फर्दर लिख लेते हैं, द मेजरमेंट ऑफ the measurement of AC किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, कॉमा, उसके बाद AC जो बी के इक्वल है, उसके बाद यहां देख लीजिए BC किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। फिर ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। मतलब ये वो लेंथ है, ये वो मेजरमेंट है जो हमने हर साइड को अलग अलग नाम दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, साइड ए बी को हमने एक नाम पर्टिकुलर दे दिया, स्मॉल बी। इस पूरी साइड को बजाय बी सी लिखने के हमने इसको एक पर्टिकुलर स्मॉल ए से नाम दे दिया, ठीक है। तो वो सब हमने जो भी कुछ हमें फिगर में नजर आया वो हमने यहाँ पर गिवन में मेंशन कर दिया जी। ये तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है। देखिए आपकी बुक में थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट है कि उसमें जो है पहले उन्होंने ए बी ए सी अलग अलग लिखे और फिर बाद में अल्फाबेट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए समझने का जो सेंस है ना, वो एक जैसा होना चाहिए, चाहे हम उस तरीके से लिखें चाहे हम इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। कहना आपके बुक वाले भी यही चाह रहे हैं और हमारा थ्योरम भी यही, बस वो लिखने में जरा थोड़ी सी वर्डिंग ज्यादा हो जाती है और इस तरह लिखने में हमारे थोड़े से वर्ड कम हो जाते हैं, लेकिन सेंस वही है, ठीक है। अच्छा अब देखें, यहां पर इतनी बात जो है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने सारी गिवन चीजें यहां पर मेंशन कर दी। अच्छा अब यहां पर देखिएगा, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो इक्वल है अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के। तो हमें ये बात इसमें प्रूफ करनी है। तो अब देखिए हाइपोटेनस क्या होगा, यहां पर मैंने आपसे कहा था 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है ना, ये जो साइड आपको नजर आ रही है, दिस इज 90 डिग्री, और इसके अपोजिट साइड जो है वो ये वाली, यानी कि सी, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस,
ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी कहलाती है हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी साइड क्या है, बेस है, ठीक है, जबकि ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हमें प्रूव ये करना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनस किसके इक्वल है, सी के स्क्वायर है। सी के इक्वल है तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस स्क्वायर, और बेस हमने यहां किसको कहा हुआ है, स्मॉल ए को, तो स्मॉल ए का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर को हमने यहां पर एक नाम दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर की लाइन है एसी, इसको नाम हमने क्या दिया हुआ है, बी, तो यहां पर बी का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो क्लास यहां पर इस थ्योरम में हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है कि देखिए जब हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बगैर कंस्ट्रक्ट करे हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो अपनी तरफ से जो चीज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो क्या होगा कि हम सी से लेकर और डी तक एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। अब आप कहेंगे कि एल्टीट्यूड क्या होता है, तो भाई एल्टीट्यूड वो होता है जिसको हम जिस पॉइंट से भी ड्रॉ करें, जिस वर्टेक्स से, ये क्या है, सी हमारा वर्टेक्स है, जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करें तो वो अपोजिट जो उसके साइड है जब वो उससे मिलेगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। हमेशा एल्टीट्यूड जो है सामने वाली साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कि देखें मैंने स्क्वायर बॉक्स से भी शो किया हुआ है कि इसका मतलब है कि एल्टीट्यूड जो है इसके अपोजिट साइड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। भाई हम इसको एल्टीट्यूड का नाम ही क्यों दे रहे हैं, परपेंडिकुलर का नाम भी तो दे सकते थे ना, हमने एल्टीट्यूड का ही नाम क्यों दिया इसको। भाई इसलिए दिया कि देखें परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में बेसिकली आप फर्क को समझें। एल्टीट्यूड का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि हम इसे वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं। सी क्या है, एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, ट्राइंगल का एक कॉर्नर जो है, ये क्या है, ये कॉर्नर, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स से हमने इसको ड्रॉ करा है, तो इस वजह से ये क्या है, एल्टीट्यूड है। जबकि परपेंडिकुलर के लिए वर्टेक्स का होना जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर कहीं से भी ड्रॉ हो सकता है, चाहे तो आप उसे वर्टेक्स से ड्रॉ करें, आप यहां से ड्रॉ करें, यहां से ड्रॉ करें, जहां से दिल चाहे आप ड्रॉ करें। बहरहाल काम उसका भी यही होता है कि वो सामने वाली साइड से जहां मिलता है तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। तो एल्टीट्यूड भी सामने वाली साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दोनों में बस ये एक छोटा सा फर्क है कि एल्टीट्यूड जो है वो वर्टेक्स से ड्रॉ होता है, जबकि परपेंडिकुलर के लिए वर्टेक्स का होना जरूरी नहीं, वो कहीं से भी ड्रॉ हो सकता है। उम्मीद है कि आपको परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड के दरमियान डिफरेंस समझ आ रहा होगा। इसी वजह से मैंने इसको एल्टीट्यूड का नाम दिया, क्योंकि ये वर्टेक्स से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि ये काम अपनी तरफ से किया है, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था ना, क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल दिया हुआ था कि एबीसी एक ट्राइंगल है। ये वाला काम जो किया है ये हमने खुद से किया है। जो काम हम खुद से करते हैं उसको नाम देते हैं कंस्ट्रक्शन का। तो अब हमने जो काम हमने खुद से किया है वहां पर हम उसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स draw an altitude of vertex C, ठीक है। हमने वर्टेक्स सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, कहां तक ड्रॉ किया, टू साइड ए बी, ठीक है। कहां तक ड्रॉ किया, वर्टेक्स साइड, यानी कि सी से हमने वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो इसको कहां तक ड्रॉ किया हमने, साइड ए बी पर, ठीक है, साइड ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, वर्टेक्स सी टू साइड ए बी जी, साइड ए बी तक हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। यहां पर लाइन लगा दिया करें, इससे ये होता है कि ये
क्या है, साइड्स को शो हो रही है। साइड ए बी तक हमने एक वर्टेक्स ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जहां मिलेगा, ए बी पर हमने वर्टेक्स तो बना दिया, अब ये जहां मीट कर रहा है ना, ये यहां मीट कर रहा है, देखिए जहां मीट कर रहा है वहां पर एंगल कौन सा बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये बात तो आपको कंफर्म है कि एटीट्यूड सामने वाली साइड से कंफर्म 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। लेकिन जहां पर ये मीट कर रहा है उस पॉइंट को हमने एक खास नाम दिया है जिसको हम कहेंगे डी, पॉइंट डी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे विच मीट्स एट पॉइंट डी। तो आगे ये बात भी लिख लीजिए, विच मीट्स जी, पॉइंट डी पर जो है ये मिल रहा है एल्टीट्यूड, ठीक है। और आगे देखें, यहां पर जब ये पॉइंट डी से मिला तो अब क्या हुआ कि ये साइड को ब्रेक कर दिया इसने। ये जो साइड पूरी ए बी साइड थी ना, ये जैसे ही यहां पर मिला तो देखें ये साइड के दो पार्ट हो गए, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अब हम इन दो पार्ट को अलग अलग नाम देंगे, ठीक है। किस तरीके से देंगे, अब जरा इसको गौर से समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है। देखिए क्लास, हमें पता है कि ये पूरी साइड ए बी साइड जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है। ये पूरी साइड सी के इक्वल है। अब इसने क्या किया, एल्टीट्यूड ने इस वाली साइड को ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, ठीक है ना। यूं समझ में कि इसको जो ब्रेक किया है वो किसने किया है, पॉइंट डी ने किया है। तो हमारे पास इस तरह से दो पार्ट निकलकर सामने आए, एक बीडी साइड आई और दूसरी एडी साइड आ गई। अब क्या, अब इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, किस तरीके से मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखें, अगर हम इस वाली साइड को एक्स कह देते हैं, यानी बीडी साइड, ये वाली जो साइड है ना, ये इतनी साइड को अगर हम एक्स कह देते हैं, ठीक है, तो ये वाली साइड क्या होगी, ठीक है। तो देखें, अब आप यहां पर समझिए, अगर मैं इसको एक्स कह दूं तो फिर ये वाली साइड क्या होगी। तो देखें, हमें पता है कि टोटल साइड किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है। तो हमें टोटल साइड का पता है, इतनी साइड को हमने एक्स का नाम दे दिया। तो अगर मैं सी में से, टोटल साइड में से एक्स को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये वाली साइड मिल जाएगी, सी माइनस एक्स मिल जाएगा। यही करेंगे ना हम भाई, टोटल साइड तो हमें पता है कि सी है, इतनी साइड को हमने एक्स का नाम दे दिया। तो अब इस टोटल साइड में से मैं इस वाली साइड को माइनस कर दूं, यानी सी में से मैं इस वाली साइड को निकाल दूं, ऑटोमेटिकली मुझे ये वाली साइड मिल जाएगी। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, सी माइनस एक्स। टोटल साइड क्या है, सी में से मैंने किसको निकाल दिया, एक्स को माइनस कर दिया, तो मुझे ये वाली साइड मिल गई। उम्मीद है कि क्लास आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम लिख लेते हैं, अब आगे हम ये कह देते हैं कि सच दैट बीडी, ये वाली जो साइड है ना बीडी, ये किसके इक्वल है, बीडी इक्वल है एक्स के, ठीक है। इसको हमने किसका नाम दिया है, एक्स का नाम दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी कि बीडी जो है वो एक्स के इक्वल है। और खैर आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि बीडी इज इक्वल टू एक्स। अगर आप चाहें तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो हमने लिखा है ना। देखिए यहां पर अगर हमने इसको एक्स कहा है तो ये वाली साइड को हमने सी माइनस एक्स कहा है। तो सी माइनस एक्स क्वेश्चन में तो नहीं था, ये तो हमने खुद से किया है ना, ब्रेक करके, पॉइंट डी से ब्रेक हुआ, उसके बाद जब हम इसको एक्स कह रहे हैं तो उसको भी हमने नाम किसका दिया है, सी माइनस एक्स का। तो आप चाहें तो आगे ये भी लिख सकते हैं, सच दैट बीडी जो है वो एक्स के इक्वल है, जबकि एडी किसके इक्वल है, सी माइनस एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। एडी किसके इक्वल हो गया, सी माइनस एक्स के। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बुक में नहीं देंगी, हम अपने तरफ से भी ऐड कर रहे हैं। आपकी बुक में बस यहीं तक कहा हुआ है कि बीडी जो है वो एक्स के इक्वल है। चले, हमने क्योंकि ये वाली साइड को भी हमने नाम दिया है सी माइनस एक्स का, तो हमने इसको भी मेंशन कर दिया कि एडी जो है वो सी माइनस एक्स के इक्वल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि
गलत बात तो हम नहीं कर रहे, जो कुछ फिगर में देख रहे हैं वही चीज हम यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन में लिखते जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे इस थ्योरम को प्रूफ करना है और प्रूफ हमें ये वाली इक्वेशन लेकर आनी है। किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम प्रूफ की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और दो कॉलम बनाएंगे, एक स्टेटमेंट का और एक रीजन का। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, पहले तो देखिए हम ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, अब जब मैंने यहां पर सी से लेकर डी तक लाइन ड्रॉ करी, एटीट्यूड ड्रॉ करा, तो मुझे दो ट्राइंगल बनते हुए नजर आए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का नाम क्या है, बी सी डी, जबकि ये वाला ट्राइंगल कौन सा बना, ए सी डी। दो ट्राइंगल मुझे मिले। तो अब मैं ये करती हूं, बारी बारी दो ट्राइंगल को कंपेयर करती हूं। कौन से दो ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल जो मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल था कौन सा था, ए बी सी, ये मेरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, दिस इज ओरिजिनल ट्राइंगल, ये तो मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल है, यानी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और ये वो ट्राइंगल है जो कि मैंने खुद से ड्राइव किया है इस एटीट्यूड की वजह से। तो अब मैं इन दो ट्राइंगल को कंपेयर करवा लेती हूं, एक ओरिजिनल ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल एबीसी, और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल जो कि मैंने ड्राइव किया है, कौन सा ट्राइंगल, ए सी डी। तो हम देख लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को, लिख लीजिएगा, ट्राइंगल एबीसी यहां लिख लीजिए, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीबीडी। ट्राइंगल सीबीडी का मतलब है कि ये वाला सी बी डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, डी बी सी भी कह सकते हैं, सी डी बी भी कह सकते हैं, बी सी डी भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। लेकिन अल्फाबेट तो हमारे खुद के नाम दिए ना, तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको पहले कह लें, इसको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ट्राइंगल का नाम यहाँ पर मेंशन करना था, वो हमने कर दिया, ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंपेयर करें, दिस साइन इज फॉर कंपैरिजन, यहाँ पर हम दोनों ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। उर्दू में अगर हम कहेंगे तो मवाजना कर रहे हैं। दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें क्लास, तो यहां पर आप ये देखें कि ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसमें जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखें, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला सी बी डी, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है, यानी एंगल डी भी 90 डिग्री है। और अगर मैं बड़े ट्राइंगल को देखूं तो एंगल सी भी 90 डिग्री है। ऐसा ही है ना, दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, अब यहां पर क्लास देखें, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर हम दोनों ट्राइंगल को देख रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है, बिग ट्राइंगल है एबीसी, ये इस स्मॉल ट्राइंगल के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोले तो इक्वल का वर्ड नहीं यूज होता, कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज होता है। ठीक है, क्या हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, कभी भी ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये इस ट्राइंगल के इक्वल हो ही नहीं सकता, कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये शेप में बड़ा है, ये शेप में छोटा है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, ये सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर की डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी होगी कि सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी जो है शेप एक जैसी हो लेकिन उनके साइज डिफरेंट हो। मतलब साइज एक बड़ा हो एक छोटा हो मसला नहीं है, लेकिन वो दिखने में एक जैसे लगे, शेप उनकी एक जैसी हो, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो। यानी कि अगर उसमें एक राइट एंगल है तो इसमें भी राइट एंगल होना चाहिए, ये भी हमारा राइट एंगल हो, ये भी हमारा राइट एंगल हो, दोनों राइट एंगल हो, बेशक एक छोटा हो एक बड़ा हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज क्या है कि वो सिमिलर है, एक जैसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, एक जैसे, साइज में भी, शेप में भी, एंगल में भी, साइड में भी, हर चीज में। तो ये ट्राइंगल जो बड़ा ट्राइंगल है एबीसी, इस छोटे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं प्रूव हो सकता।
बस हम इसको ये कर सकते हैं कि हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों ट्राइंगल को बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये प्रूफ करना होगा कि अगर इस बिग ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल इस स्मॉलेस्ट ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाए, यानी कि जो तीनों एंगल हैं ये आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये बात प्रूव हो जाती है कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो हम वही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे यहां पर, ठीक है। तो क्लास अगर हम दोनों ट्राइंगल में देखें तो यहां पर आप गौर कीजिएगा कि ये भी 90 डिग्री का एंगल है और स्मॉल में ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल सी और यहां पर एंगल डी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहां कह सकते हैं कि एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है एंगल CDB के, ठीक है, CDB। देखिए अगर मैं यहां पर सिर्फ एंगल C बोलती, ठीक है, अगर मैं आप कहूं कि मैं यहां पर ACB ना लिखती और मैं सिर्फ एंगल C लिखती, तो उससे कैसे पता चलता कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूं, क्योंकि एंगल C आप देख सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। मैं इस पूरे एंगल C की बात कर रही हूं। तो अगर मुझे पूरे एंगल C को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ACB कहूंगी, तभी तो पता चलेगा कि ये पूरा एंगल की बात हो रही है, यानी कि ACB। अगर मैं सिर्फ यहां एंगल C लिखूंगी तो आप ये कैसे पहचान पाएंगे कि मैं ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ या मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रही हूँ। तो एंगल C देखे ना, यहां पर भी तो एंगल C शो हो रहा है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं और इस वाले पार्ट को देखूं तो ये भी एंगल C को शो कर रहा है। तो हमें शो करना है ये पूरा एंगल, ठीक है। तो पूरे एंगल के लिए मुझे लाजमी ACB लिखना होगा, तभी हम ये शो कर पाएंगे कि हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। अच्छा आप देखें यहां पर, और ये किसके इक्वल है, एंगल ACDB के, CDB। जी अब आप देख सकते हैं जिस एंगल की मैं बात कर रही हूं स्पेशली उसको मैंने कहां रखा है, सेंटर में रखा है। यहां मैं ABC ट्रायंगल के एंगल C की बात कर रही हूं तो मैंने C को सेंटर में रखा, और ट्रायंगल CDB में मैं एंगल D की बात कर रही हूं तो मैंने D को सेंटर में रखा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्पेशली मैं इन दो एंगल को हाईलाइट करना चाह रही हूं, तो जिस एंगल को मैं बताना चाह रही हूं कि वो 90 डिग्री के हैं उसको हम कहां मेंशन करेंगे, एट द सेंटर, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी रीजन लिख लेते हैं कि एंगल CDB इज अ राइट एंगल। अच्छा एंगल CDB जो है वो एक राइट एंगल है, यहां पर रीजन लिख लेते हैं। जी एंगल CDB राइट एंगल तो है, लेकिन बेसिकली ये हमें गिवन तो नहीं था, क्वेश्चन में हमें बताया तो नहीं गया था, ये तो हमने खुद से ड्राइव किया है इस लाइन की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से। ये जो हमने एटीट्यूड बनाया CD, इसकी वजह से ये एंगल परफॉर्म हुआ। तो ये हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन है, तो लिहाजा हम ब्रैकेट में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। ACB को यहां पर हम रीजन में इसलिए नहीं लिखेंगे कि ACB तो ऑलरेडी देखिए यहां पर दिया हुआ था ना, ACB ACB जो है वो 90 डिग्री का था। ये कहा है ना हमने, एंगल ACB इज अ राइट एंगल, वो तो हम ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, तो लिहाजा उसकी रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। ये अलबत्ता गिवन नहीं था, ये हमने खुद से ड्राइव किया एटीट्यूड की वजह से। दैट्स वाई इसकी रीजन हम बता देंगे कि क्यों हमने दोनों को इक्वल कहा, चूंकि दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है। और ये वाला तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल पहले से था, लेकिन इसको हमने खुद से ड्राइव किया 90 डिग्री का एंगल, किस तरीके से, बीच में एल्टीट्यूड ड्रॉ करके, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक बात समझ आ रही होगी। अब आगे नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा क्लास, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो देखिए यहां पर जो एंगल B है, ये वाला एंगल B है,
और अगर मैं इस स्मॉल ट्रायंगल की बात करूं यानी कि CDB की बात करूं तो ये वाला एंगल तो दोनों के लिए सेम हो गया ना एंगल बी। ये बिग ट्रायंगल ABC के लिए भी एंगल बी है और अगर मैं स्मॉलर ट्रायंगल यानी कि CDB की बात करूं तो उसमें भी एंगल बी आ रहा है। यानी दोनों ट्रायंगल में बी एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, दोनों के लिए कॉमन है, ABC के लिए भी और CDB के लिए भी। तो ये एंगल बी जो है दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इस लिहाज से एंगल बी जो है वो भी इक्वल हो जाएगा दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, यहां पर मैं बात कर रही हूं ट्रायंगल ABC की, यहां पर मैं बात कर रही हूं ट्रायंगल CDB की, ठीक है, या CBD कह दें या CDB कह दें, जो दिल चाहे। दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है तो दोनों ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे कॉमन। जी, साथ साथ रीजन भी लिखते जाएंगे जैसे जैसे हम। अच्छा, अब रह गया हमारे पास, देखें हमने यहां इस वाले बड़े ट्रायंगल में एंगल C की बात भी कर ली, ठीक है, यहां पर हमने एंगल D की बात भी कर ली, एंगल B की बात भी कर ली। अब यहां पर हमें तीसरा एंगल जो है उसको हमें प्रूफ करना है कि वो भी आपस में इक्वल है। यानी कि अब यहां पर अगर मैं बिग ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल A रह गया बस, ठीक है ना, और अगर मैं स्मॉल ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पर रह गया मेरा एंगल C रह गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखें, अगर आप गौर करें क्लास, तो ये जो एंगल C है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। और दुनिया में कोई भी ट्रायंगल होता है, ये बात आपको क्लास 9th में भी बताई गई होगी कि चाहे ट्रायंगल कोई भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, जो मर्जी ट्रायंगल आप ले लीजिए, लेकिन अगर हम उनके तीनों एंगल का सम करते हैं तो हमेशा वो सम जो है वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। 180 को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है, जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तीनों एंगल का सम, अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है तो दैट एंगल इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से अगर हम दो एंगल को प्लस करें और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दैट एंगल इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये देखें, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपकी एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसको अपने पास नोट कर लें, ठीक है। तो क्लास यहां पर अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो ट्रायंगल है तो जाहिर है इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल C तो हमें पता है कि वो 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन हमें एंगल B और एंगल A नहीं पता। तो अगर एंगल B और एंगल A नहीं भी पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो यकीनन इन दोनों एंगल का सम भी 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 प्लस 90 क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। तो लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम सपोज तो कर सकते हैं ना, इफ अगर ये एंगल A और एंगल B दोनों को मैं हाफ हाफ कर दूं, यानी 45 इसको कह दूं, 45 इसको कह दूं, कह सकते हैं ना भाई। हमें तो देखिए, अगर हम सपोजिशन करते हैं ना तो फिर एक जैसी होनी चाहिए। अगर मैं इसको 45 कह रही हूं तो फिर मैं इसको भी 45 कहूं, और अगर मैं दोनों 45 को प्लस करूं तो 90 हो जाता है। तो इन दोनों को प्लस करने पर 90 आ जाए, 45 प्लस 45 और 90 ये, तो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल B और एंगल A जो है वो आपस में इक्वल हो गए, ये भी 45 ये भी 45, और इक्वल के साथ साथ ये क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए वो किस तरीके से, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 के इक्वल आ रहा है। 45 और 45 को अगर हम प्लस करते हैं तो दोनों एंगल का सम किसके इक्वल आता है, 90 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल A और एंगल B आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, और A कॉम्प्लीमेंट हो गया B का और B कॉम्प्लीमेंट हो गया A का, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, स्मॉल वाले ट्रायंगल की, यानी कि CBD की बात करूं, तो यहां पर आप देखें, अगर ये D, ये जो D है, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले जो एंगल है, यानी कि एंगल C और एंगल B, यकीनन
45 के होंगे ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जाहिर है ये एंगल भी इन तीनों का सम अगर हम करें तीनों एंगल का, तो वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो उसका सम, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बात तो कंफर्म है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब ये बाकी जो एंगल मेरे पास बचे हैं इनका सम भी यकीनन 90 ही आना चाहिए, तभी तो 90 प्लस 90 180 बनेंगे, ठीक है ना। 180 से बाहर या 180 से कम तो हम जा ही नहीं सकते। तो अगर एक एंगल 90 को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों 45 अगर हम सपोज कर लें कि ये भी 45 ये भी 45, तो इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो 90 बनता है, और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब तीनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 आ गया जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है, एंगल बी वो कॉम्प्लीमेंट हो गया सी का, और सी कॉम्प्लीमेंट हो गया बी का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए, और ये एंगल क्या कहलाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 आ रहा है। अच्छा, अब एक बात गौर करें, यहां पर अगर आप देखें तो एंगल बी और एंगल ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, और अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो एंगल बी और एंगल सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एंगल बी जो है वो एंगल ए का भी कॉम्प्लीमेंट है, और एंगल बी जो है एंगल सी का भी कॉम्प्लीमेंट है। आ रही बात समझ में, यानी ये वाला एंगल दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, ए का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और अगर हम इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो सी का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एंगल ए और एंगल सी भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट कहा था, तो मैंने कहा था कि दोनों 45 के, और जब मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट कहा तो सेम सपोजिशन मैंने यहां की कि ये भी दोनों 45 के होंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां ये भी 45 आ गया, ये भी 45 आ गया, तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल सी ए बी जी। अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी ए बी। तो बात एंगल ए की हो रही है, तो मैं ए को रखूंगी सेंटर में, और बाकी जो अल्फाबेट है वो उनको मैं रखूंगी साइड पर। सी ए बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल, और यहां मैं बात किसकी कर रही हूं, एंगल सी की बात कर रही हूं, यानी कि ये वाला जो स्मॉल मेरा ट्रायंगल है बीडीसी में बात हो रही है एंगल सी की। तो अब मैं इस एंगल सी को कैसे मेंशन करूंगी, डी सी डी, ठीक है। एंगल डी सी डी, ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही किसके कॉम्प्लीमेंट है, डी के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और दोनों को मैंने क्या कहा है, 45, तो लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां पर हम आगे जो है रीजन भी यही लिखेंगे, दोनों को इक्वल हमने किया कि क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, क्योंकि दोनों ही जो हमारे पास एंगल हैं वो किसके कॉम्प्लीमेंट है, एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट है। अभी अभी आपको ये बात पूरी समझाई, तो वही रीजन हम यहां भी लिख देंगे। तो यहां लिख दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। उम्मीद है कि यहां तक क्लास आपको बात समझ आ रही होगी। तो अब आप ये देखिएगा क्लास कि यहां पर हमने कितने एंगल देखे, एक ये एंगल 1 2 3, 3 एंगल हमने दोनों ट्रायंगल के प्रूफ कर दिए। बिग ट्रायंगल में देखिए एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए, तीनों जो है वो ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने तीनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, इस ट्रायंगल एबीसी में भी और ट्रायंगल बीडीसी में भी, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो इक्वल, यहां पर हमने प्रूफ कर दिए कि तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ठीक है।
तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमारे पास ये कंडीशन होना लाजमी है कि अगर दोनों ट्रायंगल के उन दोनों ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यहां पर अब ये कह सकते हैं कि एंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीडी। तो यहां हम लिख लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, आप सिमिलर का साइन देख लें। सिमिलर का साइन कुछ इस तरीके से होता है क्लास, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए सिमिलर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीडी। दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव हो गए, सिमिलर हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो तीनों एंगल को अगर हम प्रूव कर देते हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो यहां लिख दीजिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जी, तो क्लास यहां पर हमने ट्रायंगल को शॉर्ट में मेंशन किया है। अगर हम ट्रायंगल की पूरी स्पेलिंग ना लिखना चाहें तो फिर हम इस तरीके से उसके सिंबल से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की मदद से हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स के रेशियो हैं, ठीक है ना, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उसे बोलते हैं क्लास जो कि एक जैसी साइड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर हाइपोटेनस लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी का हाइपोटेनस क्या है, सी है। ये हमारी पूरी लेंथ क्या है, ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रही है, और सी जो है ये हाइपोटेनस का हमने नाम दिया हुआ है कि सी है। तो हाइपोटेनस और अगर मैं दूसरी साइड बी लेती हूँ, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है ना, यहाँ पर अब अगर मैं सी अपॉन ए लेती हूँ, एक हाइपोटेनस ले लेती हूँ, दूसरी बेस ले लेती हूँ ट्रायंगल एबीसी की, और मैं लिख देती हूँ सी अपॉन ए। तो ये क्या हो गए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये बेस है ना, बेस को मैंने नाम क्या दिया हुआ है, ए का। हाइपोटेनस और यहां पर मैं बेस ले लेती हूँ। ठीक है, ये तो हो गए मेरे पास ट्रायंगल एबीसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब यहां देखें, अगर मैं यहां पर स्मॉल ट्रायंगल की बात करूं, यानी कि ट्रायंगल बीडीसी की बात करूं, तो मुझे जाहिर है कि इसकी भी क्या लेनी होगी, हाइपोटेनस लेनी होगी और बेस लेनी होगी। तो हाइपोटेनस क्या होगी, इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं। यहां पर 90 डिग्री यहां बन रहा है ना एंगल डी पर, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ये है। तो ये इस वाले ट्रायंगल का क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और बिल्कुल उसके साथ जो लाइन बन रही होती है 90 डिग्री के साथ, दैट इज कॉल्ड द बेस। ये क्या हो गई, बेस हो गई। जिस तरीके से यहां देखें 90 डिग्री के साथ जो लाइन बन रही थी वो बेस थी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या थी, हाइपोटेनस। तो सेम इस ट्रायंगल बीडीसी में अगर हम देखें तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होगी, और 90 डिग्री के बनने वाली साथ में ये जो साइड है, ये जो आपको नजर आ रही है जो कि 90 डिग्री के साथ एंगल बना रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को आपस में डिवाइड कर दूं या इनका रेशियो ले लूं, यानी हाइपोटेनस और बेस का मैं रेशियो ले लूं इस बिग ट्रायंगल का, एंगल एबीसी का, तो मुझे इसका भी क्या लेना होगा, सेम वही साइड लेनी होगी जो कि मैं एंगल एबीसी की ले रही हूं। तो उस सूरत में वो क्या हो जाएंगी, आपस में उनके रेशियो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। ये दो प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर्टी तो हमने प्रूफ कर दी कि तीनों एंगल इक्वल है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनकी जो साइड्स के रेशियो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, आगे लिख दीजिएगा हेंस जी। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं एंगल एबीसी की, तो मैं यहां पर अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस लूं, यानी सी अपॉन ए लूं, नीचे लिख लेते हैं जी।
यहां पर अगर मैं C अपॉन ए लूं, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने हाइपोटेनस अपॉन बेस लिया है, तो यकीनन मैं इसकी भी हाइपोटेनस अपॉन बेस लूंगी। तो इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है? ए है, और बेस क्या है? एक्स है। तो यहां भी मैं यही करूंगी सेम, जैसे मैंने यहां पर हाइपोटेनस अपॉन बेस लिया है, तो यहां भी मैं हाइपोटेनस अपॉन बेस लूंगी। तो हाइपोटेनस को मैंने क्या नाम दिया हुआ है? ए का, और बेस को क्या नाम दिया हुआ है? एक्स का। तो मैं यहां क्या कह सकती हूं? ए अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब इसकी रीजन ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आगे आप रीजन लिख दीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जी, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, इस वजह से इनके रेशियो क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है कि क्लास आपको बात समझ आ रही होगी। तो अब हम ये देख लें, अब हमने क्या करना है क्लास, कि अगर मैं यहां पर इस तरह से कर दूं कि ये जो यहां पर डिवाइड हो रहा है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसको मैं यहां ले आऊं और ए को मैं यहां ले जाऊं, तो ए यहां पर डिवाइड हो रहा है, इजिकल्स टू का इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से एक्स यहां पर डिवाइड हो रहा है, इजिकल्स टू का इस तरफ लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई मैं ऐसा कर लेती हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रही हूं, तो देखिए सी को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा? सी एक्स, और ए को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल कर आई है, इसको मैं नाम दे देती हूं इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरे पास आ चुकी है। अब हम देखें, अभी तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को जो है वो कंपेयर करवाया, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी को। अब हम इस वाले ट्रायंगल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, दो ट्रायंगल बने थे ना एटीट्यूड की वजह से, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इसको हम कंपेयर करवा चुके हैं। अब हम इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल एबीसी को मैं कंपेयर करवा लेती हूं दिस वन, इस वाले ट्रायंगल से। तो आइए हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करवाते हैं। जी, तो क्लास पहले हमने कंपेयर किया ट्रायंगल एबीसी को और ट्रायंगल बीडीसी को। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी। एडीसी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एक तो ये बड़ा ट्रायंगल है एबीसी जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, और दूसरा वो ट्रायंगल जो हमने खुद कंस्ट्रक्शन के जरिए ड्राइव किया इस एल्टीट्यूड की हेल्प से। ठीक है, तो एक हम इस वाले ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं और एक ये वाला ट्रायंगल एबीसी को। तो देख लीजिए, कंपेयर ट्रायंगल एबीसी विथ एडीसी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं तो क्लास ये देख लीजिए कि ये जो एंगल है मेरे पास ट्रायंगल एबीसी का, एंगल सी, ये भी 90 डिग्री है। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, एडीसी की बात करें, तो एंगल डी भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल हो गए। क्योंकि क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि दोनों क्या है? 90-90 है। इस वजह से हम यहां पर ये कहेंगे कि एंगल एसीबी is congruent to angle ADC। ठीक है, ADC भी कह सकते हैं या CDA भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं एंगल डी की। ठीक है ना, एंगल डी की बात हो रही है तो उसको हम सेंटर में रखेंगे। ठीक है ना, और इन दोनों को हम साइड पे रखेंगे। अब वो अलग बात है कि आप ADC कहें या CDA कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों सूरतों में डी को हमने कहां रखना है? सेंटर में रखना है, क्योंकि हमने स्पेशली एंगल डी को बताना है कि वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC।
ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीसी। जी, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि एडीसी जो है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एसीबी तो यहां पर हमें पता है कि वो तो ऑलरेडी गिवन में भी लिखा हुआ है कि एसीबी तो पहले से ही 90 डिग्री का है ही। इसको भी हमने 90 का कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन थी। बेसिकली ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। सेम वही काम कर रहे हैं जो हमने यहां किया था। ये भी हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन थी और ये भी हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन थी। बेसिकली इस एटीट्यूड की वजह से ही हमें दो ट्रायंगल मिले। तो जो ट्रायंगल मिले, तो पहले वाले ये वाला ट्रायंगल था, इससे हम कंपेयर करवा चुके हैं, अब हम इससे कंपेयर करवा रहे हैं। तो इसके लिहाज से ये भी हमारी क्या है? अपनी सपोजिशन है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि एंगल एडीसी इज a right angle। जी, तो ये राइट एंगल है ना, एंगल एडीसी ये वाला, ये राइट एंगल है। लेकिन ये राइट एंगल गिवन नहीं था क्वेश्चन में, हमने खुद से ड्राइव किया एटीट्यूड ड्रॉ करके। तो हम आगे ब्रैकेट में सेम वही लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन ठीक है। तो एक एंगल तो हमने दोनों ट्रायंगल के प्रूफ कर दिए। अब बाकी देखिएगा। तो अब यहां देखें, अगर हम सिर्फ एंगल ए की बात करें, इस वाले एंगल की, और एंगल ए बी, सॉरी एंगल ये जो पूरा आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है एबीसी, एबीसी में अगर हम एंगल ए को देखें और ये वाला जो ट्रायंगल है एडीसी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एडीसी में अगर हम एंगल ए को देखें तो देखें दोनों में कॉमन है ना, ये जैसे यहां बी कॉमन था ऐसे यहां पर ए कॉमन है, इस एबीसी के लिए भी कॉमन है, ट्रायंगल एबीसी के लिए भी, और ट्रायंगल एडीसी के लिए भी ए कॉमन है। तो दोनों के लिए क्या हो गया? एक ही ट्रायंगल कॉमन हो गया ना, एंगल ए दोनों को शेयर कर रहे हैं, एबीसी को भी और एडीसी को भी। तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। ठीक है, बिग ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए और स्मॉल ट्रायंगल एडीसी का भी एंगल ए। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? कॉमन है। तो हम रीजन भी यहां पर यही लिखेंगे, कॉमन। ठीक है, दो एंगल को तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर हम थर्ड एंगल को भी प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो जाएंगे। जी, अब थर्ड एंगल जो मेरे पास रह गया है वो क्या है? जी, एंगल बी और एंगल सी, यानी इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी रह गया है, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी रह गया है। तो अब जरा यहां पर देखें क्लास, अगर मैं यहां पर ये कहूं कि वही सेम वही वाली रीजन होगी जैसे कि हमने यहां पर की थी कि देखिए ये अगर यहां पर 90 डिग्री है एंगल एबीसी में, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? इन दोनों का सम भी क्या होगा? यकीनन 90 डिग्री होगा, चूंकि ट्रायंगल के पूरे एंगल का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब अगर इन दोनों में जो भी एंगल होंगे अगर हम उन दोनों को प्लस करें तो वो भी किसके इक्वल आने चाहिए? 90 के। तो सेम वही बात कि अगर मैं इसको भी 45 कह दूं, इसको भी 45 कह दूं, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए ना, ये भी 45 ये भी 45। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हो गए, चूंकि दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री भी आएगा। 45 को प्लस करें तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल एबीसी। अब आ जाते हैं हम एडीसी की तरफ। तो एडीसी में आप देखिएगा, अगर मैं यहां पर एंगल सी और एंगल ए को देखूं तो एंगल सी और एंगल ए ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एंगल डी तो 90 डिग्री है। तो एंगल डी अगर 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल कौन से रह गए? एंगल सी और एंगल ए रह गए। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं ये कह दूं कि एंगल सी भी 45 एंगल ए भी 45, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये भी 45 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 45 के इक्वल हो गया। जी, अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो देखें ये और ये आपस में क्या हो गए?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए ना। ये अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए भी क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एंगल सी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है और एंगल ए एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना क्लास कि एंगल ए जो है वो एंगल सी का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, और एंगल ए एंगल बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के लिहाज से अगर मैं देखूं तो एंगल ए जो है वो दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। इस वाले ट्रायंगल के लिहाज से देखूं, सॉरी इस वाले ट्रायंगल के लिहाज से देखूं तो एंगल ए एंगल सी कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं एंगल एबीसी के लिहाज से देखूं तो फिर एंगल ए और एंगल बी आपस में कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो एंगल ए एंगल बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया और एंगल ए एंगल सी का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी, इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों ही किसके कॉम्प्लीमेंट है, ए के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए सी बी, सॉरी सी बी ए, एंगल सी सी बी ए, ठीक है, एंगल सी बी ए, इस वाले ट्रायंगल का अगर मैं देखूं एंगल एबीसी का ये वाला एंगल, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट है तो इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये कहेंगे एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए is congruent to एंगल डी सी ए। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं यानी कि ए डी सी को देखूं तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, सी, तो मैं यहां ये कहूंगी कि एंगल ए सी डी या डी सी ए, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां पर मैं दूसरा एंगल क्या ले लूंगी, एंगल डी सी ए, ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि दोनों ही किसके कॉम्प्लीमेंट है, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट हो गए। एबीसी के लिहाज से भी बी और ए आपस में कॉम्प्लीमेंट है, और अगर मैं इसमें देखूं तो ये सी और ए कॉम्प्लीमेंट है, तो एंगल ए इसका भी कॉम्प्लीमेंट है और एंगल ए बी का भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों किसके कॉम्प्लीमेंट है, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट है, इस वजह से ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर मैं इस लिहाज से देखूं कि ये इसका कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये दोनों 45 के हो गए, और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसका मतलब ये दोनों 45 के हो गए। तो बेसिकली एंगल सी और एंगल बी दोनों ही क्या हो गए, 45 के हो गए, इस वजह से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और रीजन में हम ये लिखेंगे क्योंकि ये दोनों किसके कॉम्प्लीमेंट है, एंगल ए के, तो यहां पर सेम रीजन जो हमने यहां लिखी थी वही हम यहां लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए, यहां लिख दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए। जी, तो अब यहां भी आप देख सकते हैं कि हमने तीनों एंगल को प्रूफ कर दिया, 1 2 3। जब तीन एंगल प्रूफ हो जाते हैं किसी दो ट्रायंगल के, तो इसका तीनों एंगल जब प्रूफ हो जाते हैं किसी भी दो ट्रायंगल के, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या प्रूफ हो गए कि बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पर अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो फिर हम इनको लिख देते हैं, ये बात प्रूफ हो जाती है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर का जो सिंबल है वो ये है, को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलर को, तो यहां पर आप ये वाला सिंबल बना दीजिएगा। यहां पर आकर रीजन में भी हम यही लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहां लिख दीजिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है, इस वजह से ये दोनों आपस में सिमिलर प्रूव हो गए क्योंकि तीनों के एंगल जो है वो आपस में इक्वल है।
जी, तो क्लास जब ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो चुके हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी जो एक जैसे साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल की, वो आप उनके रेशो जो हैं, उन साइड्स के रेशो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस ले लेती हूँ, तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, यानी कि ट्रायंगल एबीसी के हाइपोटेनस की बात करूं, तो वो क्या है, सी है। और अगर मैं बेस की बात करूं, सॉरी परपेंडिकुलर, अब हम परपेंडिकुलर, चूंकि अब हमें ऐसी साइड लेनी है, देखिए यहां पर जो है सेम साइड क्या थी दोनों के लिए, ए थी, इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए ए मैच करी थी। अब अगर मैं ये दोनों साइड लूं तो ये बी जो है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है और बी जो है ये इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी, यानी कि ट्रायंगल एबीसी के लिए भी है। तो मैं यहां पर अगर बेस सॉरी हाइपोटेनस और दूसरी साइड परपेंडिकुलर ले लेती हूं, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लेती हूं किसका, ट्रायंगल एबीसी का हाइपोटेनस और उसका परपेंडिकुलर को आपस में रेशो लेती हूं, यानी कि सी को मैं डिवाइड करवा देती हूं बी से, सी अपॉन बी कर देती हूं। तो देखिए क्या होता है, आगे आगे लिखिएगा, हेंस सी अपॉन बी, ठीक है, यहां हम लिखते हैं सी अपॉन बी इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू जी। अब यहां देखें ये क्या था, सी जो है वो एबीसी का क्या है, हाइपोटेनस है, और बी क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने एक साइड हाइपोटेनस ली है, दूसरी साइड परपेंडिकुलर ली है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगी, इसकी भी मैं ये वाली साइड, जो मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूं, तो इस वाले ट्रायंगल की भी मैं एक साइड क्या लूंगी, हाइपोटेनस लूंगी, और दूसरी साइड क्या लूंगी, मैं परपेंडिकुलर लूंगी। तो अब जरा देखिए क्लास, यहां पर अगर मैं इस वाले साइड की बात करूं तो ये देखें 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी ये है, ये क्या हो गई इस वाले ट्रायंगल के लिए, यानी कि ट्रायंगल एडीसी की मैं बात करूं, ट्रायंगल एडीसी के लिए ये वाली जो साइड है ये क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई बी, क्योंकि ये 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड है, ठीक है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई, बेस हो गई। इस लिहाज से ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, इस वाले ट्रायंगल के लिहाज से बोल रही हूं मैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे ये यहां मैंने बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, यानी कि एबीसी के लिए मैंने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ली थी, तो मैं यहां भी क्या लूंगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लूंगी। तो देखिए ये मेरी क्या हो गई, बेस हो गई इसकी, ठीक है, एडीसी की बेस हो गई, और ये वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, जबकि ये जो हो गई परपेंडिकुलर हो गई। तो मैं इसके लिए ये भी क्या लूंगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बी अपॉन सी माइनस एक्स, बी अपॉन सी माइनस एक्स। उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा होगा, गौर से समझिएगा क्लास, तभी समझ आएगा, अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। थ्योरम थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है, बात लॉजिक को समझने की है। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गई, ठीक है ना, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यहां समझ आ जाता है, क्लियर हो जाता है, तो फिगर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बस ये याद रखा करें कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल एबीसी की हाइपोटेनस को ले रही हूँ और उसको डिवाइड कर रही हूँ परपेंडिकुलर, यानी ये मेरी क्या साइड है, परपेंडिकुलर, इससे डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं इसकी भी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ही लूंगी। तो क्योंकि बात हो रही है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसी साइड। अगर मैंने इसकी हाइपोटेनस ली है तो मैं इस वाले ट्रायंगल की भी हाइपोटेनस लूंगी, दूसरी साइड मैंने परपेंडिकुलर ली है तो मैं इस वाले ट्रायंगल की भी साइड परपेंडिकुलर लूंगी, ठीक है। तो इसके लिहाज से हाइपोटेनस मेरा बी हो गया क्योंकि ये 90 के सामने है, और परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, सी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी बेस हो गई और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रायंगल है ना, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हम जैसे यहां पर मैंने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिया था, इसी तरीके से सेम एडीसी में भी मैं क्या लूंगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस मेरा बी है और परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, सी माइनस एक्स। सेम वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मैंने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो यहां पर हम रीजन भी यही लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहां लिख दीजिएगा corresponding
साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो क्लास अब यहां पर मैं ये करती हूं, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों के रेशियो लिखे हुए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देती हूं, यानी कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देती हूँ और बी को बी से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो करवा देते हैं हम। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ये क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी माइनस एक्स से। ठीक है, और जब बी को मैं बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा क्लास। अब यहां पर आगे थोड़ा सा काम हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो सी बाहर लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो करवा देते हैं, जब सी सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स हो जाएगा। मैं इसके फर्दर आगे यहां पर सॉल्व कर रही हूं जी। सी सी से मल्टीप्लाई होने के बाद सी स्क्वायर हो गया, और सी जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस सी एक्स हो जाएगा, जबकि इसी को इस तरफ बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। इसका फर्दर आगे जो है मैं यहां सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे अभी फिलहाल जगह नहीं है, तो मैं इसी के आगे, लेकिन आप अपनी कॉपी में इसके नीचे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, इसको मैं नाम दे देती हूं इक्वेशन 2 का, क्योंकि इक्वेशन 1 हम उसको कह चुके हैं ना, उन दोनों ट्रायंगल को जब हमने कंपेयर किया था, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, वहां से जो इक्वेशन निकल कर आई थी उसको हमने क्या नाम दिया था, इक्वेशन 1 का। और जब हमने इसको कंपेयर किया एबीसी को और एडीसी को, तो जो इक्वेशन हमारे पास सामने आई है उसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करते हैं कि वो दोनों इक्वेशन मेरे पास आई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन आपके सामने है क्लास। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा लूं, ठीक है, तो ऐड करवाने से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करवा रही हूं। ठीक है, तो ऐड करवाने से क्या होगा कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो है ये क्या है, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि ये क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करवाऊंगी मैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी सी एक्स जो है वो प्लस हो जाएगा ये वाली साइड, ये वाली सी स्क्वायर माइनस सी एक्स में, और ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर में। दोनों साइड्स क्या हो गई, ऐड हो गई। अब मैं फर्दर इनको सिंप्लीफाई कर लेती हूं, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम, बाहर प्लस साइन है तो अंदर साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, और इसको हम कॉपी कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जी। अब जरा देखें किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देखिएगा क्लास, ये सी एक्स प्लस का है, ये सी एक्स माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सी एक्स से सी एक्स माइनस सी एक्स कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहां पर क्या रह गया, सिर्फ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास ये रह गया। तो क्लास अगर आप ये देखें, यहां पर हमें प्रूफ करने के लिए यही इक्वेशन दी गई थी ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वेशन हम अपने थ्योरम में लेकर आ गए हैं। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा जिस तरीके से ये थ्योरम प्रूव हुआ। यहां पर मेरा थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ठीक है, यहां पर थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो जब कोई थ्योरम प्रूव हो जाता है क्लास, तो एंड में हम क्या लिखते हैं, क्यू ए डी। ये क्यूईडी का वर्ड आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। क्यूडी का मतलब होता है क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम। क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम बेसिकली जो है ये एक लातीनी वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है,
और इसका मतलब होता है कि जो भी चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं थ्योरम में, वो हमने सक्सेसफुली लास्ट में प्रूव कर दी है। यानी कि यूं समझ ली कि हमने एक मोहर लगा दी कि जी ये प्रूव हो गया। इसमें मैं आपको इस तरह की एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे एक जज होता है, ठीक है, और जज जब सामने किसी मुजरिम को फैसला सुनाता है, ठीक है, तो क्या करता है, वो अपने पेन से वो सजा लिखता है ना। तो क्या होती है वो सजा, एक तरह से वो मोहर लगा देता है ना उस पर, भाई उसने वो उस पर साइन कर दिए पेपर पे, तो इसका मतलब वो सजा उसको मिलके रहेगी, वो बात प्रूव हो चुकी है, अब उसको सजा से कोई बचा नहीं सकता। सिमिलर बात यहाँ पर QED को हमने उससे कंपेयर इसलिए किया कि ये हमारा जो हम प्रूफ करने जा रहे थे थ्योरम, ये हमने मोहर लगा दी एक तरह से कि ये प्रूफ सक्सेसफुली हमने कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक तरह से इसको मोहर से आप कंपेयर कर लें कि ये मोहर लगा दी हमने, कि यहाँ पर हमने जिस थ्योरम को हम जो चीज प्रूफ करने जा रहे थे वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। तो इसको हम कहते हैं क्वाड इराद डेमोन्स्ट्रेंडम। तो क्लास जिसका शॉर्ट फॉर्म QED है, तो आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि QED को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, हो सकता है MCQs से इसके बारे में पूछ ले, तो आप नोट कर लीजिए। Q फॉर क्वाड, ठीक है, E फॉर इराद, एंड D फॉर डेमोन्स ट्रेंडम, ठीक है, इनका मतलब ये है। तो आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। तो क्लास यहाँ पर मेरा जो थ्योरम 23.1 है वो हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, कुछ सीखा है आपने मेरी इस वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वो व्यूअर्स स्पेशली जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको ऑन द टाइम मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, क्लास फेलोज में, हर जगह जहां भी आपकी पहुंच है, वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरों तक भी पहुंचे। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके सेकंड थ्योरम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।